हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज स्कूल मैनेजमेंट और हाइजीन में आपकी 4th क्लास है। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, हमारी कल की क्लास थी, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए थे। हमने 3 फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से थे वो? प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था और स्टाफिंग था। प्लानिंग में मैंने आज सबको क्या बताया था कि प्लानिंग, या हिंदी में इसको बोलते हैं योजना बनाना। प्लानिंग क्या है कि हम कोई भी काम स्टार्ट करें उससे पहले हम जो भी प्लान करते हैं वही क्या है? प्लानिंग है। तो वैसे हम यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हर एक स्कूल का कोई मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है। उस मोटिव या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही स्कूल क्या करता है? मैनेजमेंट का स्टेप या प्रोसेस फॉलो करता है। तो उसी में से सबसे पहला प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या है? प्लानिंग। तो हमें भी कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले क्या करना होगा? प्लानिंग करनी होगी कि मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ हमें कंडक्ट करवानी है अपने स्कूल में, तो पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी होगी। तो वो कब होगी, कैसे होगी, किसके द्वारा होगी, ये सब हम किस में डिसाइड करेंगे? प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में जो भी चीज़ें हमने प्लान की हैं उनको ऑर्गेनाइज या इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, वो सब किस में डिसाइड होगा? ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होगा कि हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उस काम को करेगा कौन? स्टाफ। वहाँ का स्टाफ या वहाँ के एम्प्लॉय करेंगे। तो उन स्टाफ का सिलेक्शन कैसे होगा, उनको क्या कंसिडरेशन दिया जाएगा, या कौन सा स्टाफ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी पूरा करेगा, ये सब किस में डिसाइड किया जाता है? स्टाफिंग में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आज हम डायरेक्टिंग पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्देशन। डायरेक्ट का मतलब ही है कि गाइड करना। गाइड हम क्यों? स्टाफिंग हो गई हमारा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या? डायरेक्शन। तो हम किसको डायरेक्ट देंगे? अपने स्टाफ को ही डायरेक्ट या गाइड करेंगे। हमने स्टाफ में क्या किया? स्टाफिंग में क्या किया? हमने स्टाफ को सेलेक्ट कर लिया, और हम डायरेक्शन में क्या करेंगे? उस स्टाफ की क्या ड्यूटी है, उसको कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, क्या डायरेक्शन यूज़ करके उसे अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ पूरी करनी है, वो हम क्या किस में करेंगे? डायरेक्शन में करेंगे। डायरेक्शन लिखा हुआ, डायरेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। या मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, किसी भी शैक्षिक प्रशासन या फिर कह लीजिए स्कूल मैनेजमेंट या विद्यालय प्रबंधन में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्या? डायरेक्शन। अगर हम अपने एम्प्लॉय को या अपने स्टाफ को सही से डायरेक्ट ही नहीं करेंगे तो हम फ्रूटफुल काम उन लोगों से नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए डायरेक्शन भी मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। डायरेक्शन, प्रॉपर सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर फॉर गेटिंग द वर्क डन। क्या होता है डायरेक्शन में? हमें एम्प्लॉय से या स्टाफ से काम कराने के लिए उनको प्रॉपर सुपरवाइज़ करना कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें बताना कि नहीं, ये काम इस तरीके से होगा। उन्हें समय समय पर मोटिवेट करते रहना, वो चाहे वो काइंड में हो या फिर नॉन काइंड में। मतलब हम उन्हें कोई गिफ्ट देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं या फिर उनकी प्रेस करके भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन करना टाइम टू टाइम। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, सही से उनको कम्युनिकेशन क्या होना? कन्वे होना। कोई भी बात है अगर सही से एम्प्लॉय को नहीं बताई जाएगी या उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बताई जा रही है, ड्यूटी ही बताई जा रही है और उनको सही से नहीं समझाई जाएगी, सही से कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, तो वो काम सही या प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द अल्टीमेट एम इज़ टू सी दैट वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड गिवन इंस्ट्रक्शन। डायरेक्शन में मेन यही काम होता है कि जो भी काम बताया गया है एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ को, वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं, यही काम डायरेक्शन में देखा जाता है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, मोटिवेटिंग पीपल, डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी एंड डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर एक्शन। डायरेक्शन में मेन काम ही यही होता है कि हम क्या करें? अपने स्टाफ या अपनी टीम को सही से लीड करें। जिस ग्रुप के द्वारा ये काम कंडक्ट या किया जा रहा है उनको क्या करना? लीड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको क्या करना? सही से चीज़ें कम्युनिकेट करना, उनको बताना कि आपकी इस काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी आपकी है, आप लाइबल। अगर इस काम में कोई भी कमी होती है, आप इसको सही से पूरा नहीं कर पाते, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपकी है। और प्रॉपर उनके लिए क्या करना? गाइडलाइन डेवलप करना भी एक मैनेजर या मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिट टू कंसर्न और कोर्स विच आर एज फॉलोज। कुछ बेनिफिट्स है अगर हम डायरेक्टिंग सही से करेंगे या मैनेजर द्वारा डायरेक्टिंग सही से की जाएगी या मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन डायरेक्टिंग सही से
होगी तो क्या क्या बेनिफिट होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहला, इट इनिशिएट एक्शन, जो भी एक्शन होगा वो प्रॉपर होगा। नेक्स्ट, इट इनग्रेड्स एफर्ट्स, जो भी एफर्ट्स होंगे वो फ्रूटफुल होंगे और प्रोडक्टिव होंगे। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलेगा। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, अगर हम एम्प्लॉय को या अपने स्टाफ को क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनसे सही से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो उनकी स्टेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, कोपिंग अप विद द चेंजेस, कोपिंग अप विद द चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ आसानी से कॉप अप कर लेगा अगर उनको सही से गाइडलाइन दी जाएगी। नेक्स्ट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट का मेन फंक्शन ही यही है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इफेक्टिवली यूज़ करना ही क्या काम है, मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि जब उसको इफेक्टिवली यूज़ करेगा तभी मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट गेन कर पाएगा या वो अचीव कर पाएगा, या जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो उसको पा पाएगा या गेन कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा लीडिंग, चाहे हम डायरेक्टिंग कर लें, चाहे हम लीडिंग कह लें, चाहे हम सुपरविज़न कह लें या मोटिवेशन कह लें, ये सब कहीं ना कहीं एक ही चीज़ की तरफ काम करते हैं, या इन सब का मोटिव एक ही होता है कि क्या करना, कि अब जैसे लीडिंग की बात करें, लीडिंग का मतलब ही है नेतृत्व या लीडरशिप। तो जो एक बोला जाता है कि एक मैनेजर का अच्छा लीडर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपनी टीम को सही से लीड ही नहीं करेगा तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट या अपने ऑब्जेक्टिव को 100% नहीं पा पाएगा। तो एक मैनेजर में लीडरशिप की भी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो लीडरशिप के अंदर ही वो अपने लीड कैसे करेगा, लीड के अंदर ही भी वही सब बातें आ जाएंगी कि लीडरशिप में भी एक मैनेजर को क्या काम करना है, या एक मैनेजमेंट के फंक्शन में क्या काम होना है कि वो अपने एम्प्लॉय को या उसके अंडर जो भी टीम है वो उसको देखे कि जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो सही से हो रही है या नहीं, या उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी एम्प्लॉय को या किसी स्टाफ को, तो देखना वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करना भी एक अच्छे मैनेजर की ये क्वालिटी होती है। तो देख लेते हैं लीडिंग क्या है। अ मैनेजर नीड्स टू डू मोर देन जस्ट प्लान, ऑर्गेनाइज एंड स्टाफ हर टीम टू अचीव अ गोल। एक मैनेजर को हमेशा एक स्टेप ज़्यादा ही सोचना होता है। मान लो उसने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर उसे अपने गोल को अच्छे से अचीव करना है या 100% अचीव करना है या मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है तो उसे एक स्टेप क्या होगा, ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही शी मस्ट ऑल्सो लीड। लीडिंग इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग, जैसे मैंने बताया कि लीडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, मोटिवेटिंग कि हम टाइम टू टाइम क्या करें, अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने स्टाफ को क्या करें, मोटिवेट करते रहें। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग, जो भी कम्युनिकेशन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से स्टाफ को समझ में आनी चाहिए कि जो भी उसे कम्युनिकेशन किया गया या जो भी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है वो प्रॉपर उसको क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाएगा। नेक्स्ट, गाइडिंग, मतलब सही से उसको गाइड करना है कि उसे क्या काम करना है और किस दिशा में जाके उसे कैसे काम अपना पूरा करना है। नेक्स्ट, इनकरेजिंग, टाइम टू टाइम उसे इनकरेज करते रहना है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स अ मैनेजर टू कोच प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसे कहीं दिक्कत हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सुनना और उसको सॉर्ट आउट करने में उसकी मदद करना, क्योंकि अगर एम्प्लॉय परेशान रहेगा तो वो सही से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, लीडरशिप इज़ अ स्किल थ्रू विच वन कैन मोटिवेट, लीड, इंस्पायर देयर सबॉर्डिनेट फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बी स्कूल ऑल्सो। जैसे मैंने कहा कि आज के टाइम पे मैनेजमेंट हर जगह फॉलो किया जाता है, फिर चाहे वो स्कूल है या फिर कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, वहाँ मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। तो मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, लीडरशिप। तो लीडरशिप वो स्किल है, वो क्वालिटी है जिसके थ्रू क्या करेगा मैनेजर, अपने एम्प्लॉय को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, इनकरेज करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, उनके प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। और ये सारी चीज़ें कोई मैनेजर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे अपने गोल अचीव करने, क्योंकि अगर उसके एम्प्लॉय ही परेशान रहेंगे तो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। और मैनेजमेंट का मीनिंग ही यही होता है कि दूसरों से काम लेना। तो दूसरों से अगर उसे काम लेना है तो उसे टाइम टू टाइम क्या करना होगा, मोटिवेट करना होगा, इनकरेज करना होगा। जो भी उससे कम्युनिकेशन हो रही है वो अच्छी और क्लियर होनी चाहिए। तो लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का।
बार बार वही सब बातें बोली गई, इसमें नीचे भी यही लिखा हुआ है, लीडिंग इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग अदर towards the attainment of organizational objective. Effective leading requires a manager to motivate, subordinate, communicate effectively and effectively use power. If managers are effective leaders, their subordinate will be enthusiastic about exerting effort towards the attainment of organization objective. तो ये जो सारे फंक्शन हम फॉलो कर रहे हैं या इन प्रोसेस को, चाहे हम प्लानिंग कह लें, चाहे हम ऑर्गेनाइजिंग कह लें, चाहे हम स्टाफिंग कह लें, चाहे हम डायरेक्टिंग कर लें, चाहे हम लीडिंग, अब तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं या ये प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हम किस लिए फॉलो कर रहे हैं? अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो लीडिंग भी मैनेजर द्वारा इसलिए ही की जा रही है, या प्रॉपर लीडरशिप मैनेजर के द्वारा इसीलिए की जा रही है कि वो अपने ऑब्जेक्ट को क्या करे, अचीव कर सके, एफिशिएंटली भी और इफ़ेक्टिवली भी। ठीक है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी फिज़िकल रिसोर्स अवेलेबल क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो उस रिसोर्सेज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या होना, मोटिवेट होना, इनकरेज होना, या उनसे जो भी कम्युनिकेशन की जा रही है वो इफ़ेक्टिव हो, अच्छी हो, क्लियर हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या करने के लिए? अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर एक मैनेजर एक अच्छा क्या होगा, लीडर होगा, तो वो क्या कर पाएगा, अपने सबऑर्डिनेट या अपने जो भी उसके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी उसके वर्कर हैं या जो भी उसका स्टाफ है, उसको क्या करेगा, उसके अंदर एक इंथुजियाज़म क्या करेगा, डेवलप कर पाएगा, जिससे हर एक स्टाफ जो है क्या हो, पूरे इंथुजियाज़म से क्या करे, अपना काम करे, अपने गोल को अचीव करने की तरफ क्या हो, डायरेक्ट हो। इसमें लिखा है कि अच्छा लीडरशिप करने के लिए एक मैनेजर को क्या क्या करना चाहिए। टू बिकम इफेक्टिव एट लीडिंग, हमें लीडिंग में इफेक्टिव होने के लिए मैनेजर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर सबऑर्डिनेट। सबसे ज़रूरी है कि कोई भी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट, मतलब जो भी उसके अंदर जो भी जितने भी एम्प्लॉय उसके अंदर काम कर रहे हैं, वो क्या करे, सबसे पहले उन एम्प्लॉयज़ को समझे, पर्सनैलिटीज़, वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, उसकी पर्सनैलिटी को, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें एक मैनेजर को समझना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा लीडर होने के लिए। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के या अपने सबऑर्डिनेट के इमोशन ही नहीं समझेगा, ठीक है, उनकी वैल्यू ही नहीं समझेगा, तो वो उनसे काम नहीं ले पाएगा। Therefore, the behavior science have made many contribution to the understanding of this function. Management, personality, research and studies of job attitudes provide important information as to how managers can most effectively lead. अगर ये सारी चीज़ें वो फॉलो करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझ पाएगा, उसकी पर्सनैलिटी को समझेगा, उसके इमोशंस को समझेगा, तो एक हद तक वो क्या कर पाएगा, इफ़ेक्टिवली काम ले पाएगा अपने एम्प्लॉयज़ से या अपने सबऑर्डिनेट से। नेक्स्ट हमारा मोटिवेटिंग का मतलब अभिप्रेरित करना है। आप सब ने ये मोटिवेशन या फिर रीइंफोर्समेंट वर्ड बहुत सुना होगा बीएड में या फर्स्ट सेमेस्टर में ही बात कर ले, जब हमने माइक्रो टीचिंग स्किल पढ़ी थी तो उसमें रीइंफोर्समेंट भी एक स्किल थी। तो इस रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ हम क्यों करते थे, क्योंकि अपने क्लास के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो बढ़ चढ़कर इस क्लास में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और एक अच्छी लर्निंग कर पाएँ, इसीलिए तो हम रीइंफोर्समेंट करते थे। तो वैसे ही यहाँ भी क्या, हमें कोई भी मैनेजर होगा तो वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट क्यों करेगा, कि अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर उसे वो टाइम टू टाइम इनकरेज या मोटिवेट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को दिक्कत आएगी अपने काम को पूरा करने में। तो मोटिवेटिंग इज़ वन ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन इन विच अ मैनेजर मोटिवेट हिज मेन टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मैनेजर मोटिवेटिंग इसलिए करेगा, क्यों, मैंने बताया ये सारे फंक्शन हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, अपने गोल को 100% अचीव करने के लिए। या जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, प्रभावी हो, तभी हम ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो मोटिवेट भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन रोल तो क्या कौन अदा कर रहा है, मेन रोल कौन अदा कर रहा है गोल को अचीव करने में, वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स या वहाँ का स्टाफ या वहाँ के सबऑर्डिनेट जो मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं। तो इन सब का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मोटिवेशन 2 तरीके का हो सकता है, आप सबको पता है।
वो इन काइंड भी हो सकता है और वो अदर देन काइंड भी हो सकता है कि हम उसकी तारीफ़ कर दें सबके बीच में, उसकी क्लैपिंग, उसके काम की तारीफ़ करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, या उसे कोई गिफ्ट दे के हम उसे क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेटिंग इज़ वन ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन इन विच अ मैनेजर मोटिवेट्स हिज मैन टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स टू इनकरेज पीपल टेक मोर इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव इन वर्क असाइंड। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की तारीफ़ करेंगे और उसके काम को समझेंगे कि उसने जो काम किया है वो अच्छा किया है, तो क्या होगा, वो आगे भी काम करने, वो आगे भी उतनी एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए उसने कोई काम किया और हमारे अचीवमेंट में, अचीव करने में, मतलब हमारे गोल को अचीव करने में उसने पूरा अपना 100% दिया, और हम अगर उसको मोटिवेट ही नहीं करेंगे तो शायद वो नेक्स्ट टाइम इतनी इफेक्टिवली काम ना करे। तो इसलिए भी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन prosper when the employees are motivated through special efforts including provision of facilities and incentive। अब अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव देकर या कोई भी फैसिलिटी देके हम उसको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई कंपनीज़ में उनके एम्प्लॉयज़ को बोला नहीं जाता है, अगर जो वहाँ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो बोलते हैं अगर आप अपना 100% टारगेट कंप्लीट करके देंगे तो उनको बाहर के ट्रिप दिए जाते हैं या फॉरेन ट्रिप दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, एक मोटिवेशन ही है जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये मोटिवेशन ही उसको नहीं दिया जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो इसलिए मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। तो मोटिवेशन इज़ एक्चुअली इंस्पायरिंग एंड इनकरेजिंग पीपल टू वर्क मोर and contribute more to achieve organizational objective। क्या है मोटिवेशन, क्या है, वहाँ के पीपल मतलब जो काम कर रहे हैं उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और क्या करें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो इसको अचीव करने में क्या करें, मदद करें। इसलिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन दिया जाता है। एक मिनट स्क्रीन में। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये जो मोटिवेशन है या जो इनकरेजिंग है ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है। क्योंकि अगर हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हमारे काम की तारीफ़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर हमारे काम की तारीफ़ टाइम टू टाइम होती है तो हम और भी मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे तरह काम करने की कोशिश करते हैं। तो मोटिवेशन यही बहुत बड़ा फैक्टर है जो एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, इनकरेज करता है इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए, या जो भी कर रहा है वो क्या करे, प्रोडक्टिव करे। तो ये तो बात हो गई मोटिवेशन की। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं समन्वय। जब हमने मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ाया था तो भी मैंने बताया था कि मैंने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, दो तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है और एक फिज़िकल रिसोर्स होता है। तो उन दोनों रिसोर्स या जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको टुगेदर मतलब उनको साथ लाना या उनके बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन बैठाना कि क्या करें, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करे, कंप्लीट करे, अचीव करने में मदद करे। ये भी काम क्या है, मैनेजमेंट का। अगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन ही सही नहीं होगा तो हम अपने टारगेट या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इस्टेब्लिशिंग सच रिलेशनशिप अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एस्पेक्ट हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के या जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने का भी काम किसका है, मैनेजमेंट का है। दे ऑल टुगेदर पुल इन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे एक साथ आके किसके लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए बात करें। अब जहाँ स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है तो ये सारे के सारे किसके लिए काम करेंगे, स्कूल के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टुगेदर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, ऑपरेशन, एक्टिविटीज़, efforts so as to achieve unity of action for the accomplish of organizational objective। इन सारी चीज़ को साथ में क्यों लाया जा रहा है या इनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्यों बैठाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि क्या हो, जो भी वो एक्शन करें वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो और हमारे गोल को अचीव करने वाला हो। तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है किसके लिए,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो हम काम या अपने ऑब्जेक्टिव को सही से नहीं पूरा कर पाएंगे। तो जितना किसी स्कूल में फिज़िकल रिसोर्सेज ज़रूरी है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स भी ज़रूरी है और इनका कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, मान लीजिए फिज़िकल जैसे टीचिंग एड तो कॉलेज में आए हुए हैं और ऐसे ही पढ़े हुए हैं लेकिन उनके बारे में नॉलेज ही नहीं हो एम्प्लॉय के कि हमारे यहाँ ये भी टीचिंग एड अवेलेबल है, तो उस रिसोर्सेज का कोई फ़ायदा नहीं है। एक अच्छा मैनेजमेंट वही होगा कि क्या करे, इन दोनों को ऐसे टुगेदर ऐसे साथ मिलाए या इनके बीच में ऐसे कोऑर्डिनेशन बैठाए कि क्या हो, जो भी काम हो वो प्रोडक्टिव हो और हमारे गोल को अचीव करने वाला हो। यही काम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। जितने भी रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं उनको फ्रूटफुल यूज़ करना ही किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोलिंग, नियंत्रण। अब हमारा 8th फंक्शन हमारा कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने स्टाफ या अपने सबऑर्डिनेट या अपने एम्प्लॉयज़ को दे दी, लेकिन जो भी काम या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी ड्यूटी इन एम्प्लॉयज़ को दी गई थी वो उन्होंने सही से पूरा की है या नहीं, ये देखने का काम किसके अंदर किया जाता है, कंट्रोलिंग के अंदर किया जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मान लीजिए एम्प्लॉयज़ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी तो पूरी कर दी, लेकिन अगर हम ये देखेंगे नहीं कि जो भी टारगेट या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी एम्प्लॉयज़ को पूरी करने के लिए दी गई है, अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उस कमी को सुधारना, नेक्स्ट टाइम ये ऐसी कमी ना हो, इसलिए भी इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम किसी भी मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग को फॉलो करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे इसमें तो भी समझ में आ जाएगा। कंट्रोल इज़ एनी प्रोसेस दैट गाइड्स एक्टिविटी टूवर्ड्स सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। दस जो भी हमने ऑब्जेक्टिव क्या क्या डिसाइड, क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या हम देख रहे हैं कि जो हमने टारगेट डिसाइड किया था वो हमें पूरा का पूरा अचीव हुआ है या नहीं। जैसे हमने बताया ना, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का ऑब्जेक्टिव है कि वो इस बार 100% रिजल्ट देगा, तो कंट्रोलिंग के अंदर मान लीजिए हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, हमने उसके लिए स्टाफ भी नियुक्त कर लिया, रिक्रूट कर लिया, फिर उनको डायरेक्ट भी कर दिया, फिर हमने उनको मोटिवेट भी कर दिया। अब जब टाइम आया कि अब हमें देखना है, क्योंकि साल के एंड में रिज़ल्ट आएंगे, तो उस रिज़ल्ट के लेने में टीचर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि हमने प्लानिंग तो बना दी लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा है, हमारे टीचर्स कर रहे हैं। तो उन टीचर्स को काम को क्या करना होगा, देखना होगा कि उन्होंने अपना 100% टारगेट अचीव किया है या नहीं। तो ये देखने का काम किस में किया जाएगा, कंट्रोलिंग में किया जाएगा। Thus control can be applied in any field such as price control, distribution control, pollution control। ये कंट्रोल वर्ड तो हर जगह यूज़ किया जाता है, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। हाउएवर कंट्रोल हम अपने लाइफ में भी कंट्रोल बना के रखते हैं। अगर हमारी लाइफ में भी कंट्रोल नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमारा अपनी लाइफ में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और हमें अपनी लिमिट पता होना बहुत ज़रूरी है। However, control as a process can be defined as a process of analyzing whether action are being taken as planned and taking corrective actions to make these conform to प्लानिंग। कंट्रोलिंग के अंदर यही देखा जाता है कि जो भी हमने प्लान किया था, जो भी हमने एक्शन डिसाइड किए थे या जो भी पॉलिसी हमने बनाई थी उसको प्रॉपर फॉलो किया गया है या नहीं। दस कंट्रोल प्रोसेस ट्राइज टू फाइंड आउट डिविएशंस बिटवीन प्लान्ड एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टू सजेस्ट करेक्टिव एक्शंस वेरेवर दीज आर नीडेड। हम कंट्रोलिंग के अंदर क्या करेंगे, हमने मान लीजिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया होगा, जैसे मैंने बोला मैंने एक गोल अचीव किया होगा, एक गोल डिसाइड किया था ना जब हमने प्लानिंग की थी, या हमने मैनेजमेंट फॉलो ही इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कोई गोल है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम यही देखेंगे कि जो हमने टारगेट या हमने गोल बनाया है वो एक्चुअल में कितना रिसीव हो पाया है हमें। तो ये डिफरेंस ही हम कंट्रोलिंग के अंदर पता करते हैं। अगर डिफरेंस होता है जो हमने डिसाइड किया है या अपने स्टैंडर्ड में या एक्चुअल में हमने क्या गेन किया है या क्या अचीव किया है, अगर कोई कमी है उसके अंदर तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन भी फॉलो करने का काम किसके अंदर करेंगे, क्योंकि उसको सही करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको सही नहीं करेंगे तो अगली बार हम फिर वही गलती दोहराएंगे और अपने रिजल्ट को 100% नहीं पा पाएंगे। तो कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कंट्रोलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट डिविजनल, डिपार्टमेंटल, सेक्शन एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आर कंसिस्टेंट विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल। तो
क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो कंट्रोलिंग के अंदर हर एक डिपार्टमेंट की जांच करना है कि हर एक डिपार्टमेंट को जो भी टारगेट दिया गया था वो उन्होंने पूरा किया है। यानी इंडिविजुअल भी किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को भी जांचने का काम है किसके अंदर करेंगे, कंट्रोलिंग के ही अंदर करेंगे, क्योंकि जो भी हमने उस इंडिविजुअल पर्सन की जो भी हमने ड्यूटीज़ दी थी उस ड्यूटीज़ को उस एम्प्लॉय ने या उस सबऑर्डिनेट ने उस ऑब्जेक्टिव या गोल के हिसाब से पूरा किया है या नहीं। दस कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। जो ये कंट्रोलिंग है वो ये सारी चीज़ें फॉलो ये प्रोसीजर फॉलो करती है कंट्रोल करने के लिए। पहला है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड गोल्स। हम अपने परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो हमने पहले डिसाइड किया था, जो मैंने कहा ना कि कंट्रोलिंग काम ही यही देखने का जो हमने गोल डिसाइड किया है वो पूरा हुआ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो हमने गोल डिसाइड किए थे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिविएशन फ्रॉम दीज गोल्स। जो भी डिविएशंस आ रहे हैं कि जो भी हमने गोल डिसाइड किया था उनके बीच में कितना गैप है और वो गैप कितना है, उस गैप को सुधारना, उसके लिए सजेस्टिव मेजरमेंट या सजेशन देना प्रॉपर, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, कंट्रोलिंग के अंदर आ जाएगा। करेक्टिव एक्शन टू रेक्टिफाई डिविएशन, जैसे मैंने बताया कि उस एक्शन मतलब जो गैप आ रहा है हमारे गोल को अचीव करने में, तो उस गैप को भी हम अपने उसको सही करने के लिए भी हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन करेंगे, जिससे दोबारा वो गलती ना हो। तो आज हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गए हैं। आप पढ़िएगा, ये आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। थैंक यू क्लास।